हेलो एवरीवन। आज मैं खुशवंत मौर्य आप सभी लोगों को संख्या और संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। ये गणित का सबसे पहला चैप्टर है। हम गणित पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें संख्या के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि संख्याओं का जो जाल है वो हर चैप्टर में आपको मिलता ही रहेगा। चाहे प्रतिशत ले लो, चाहे औसत ले लो, क्षेत्रफल ले लो, परिमाप ले लो, सब में संख्याओं का जाल तो बिछा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्याओं के कितने भाग होते हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं हमारे पास मौजूद हैं। तो उनके बारे में जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा संख्या और संख्या पद्धति। इसको अंग्रेजी में नंबर संख्या को बोलते हैं और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को बोलते हैं। संख्या के हम मुख्यतः दो भागों में संख्याओं को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो जाएगी प्राकृत संख्या, दूसरी है अप्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और अप्राकृत संख्या को हम नॉन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, जो नेचुरल नंबर नहीं है, जो हमें प्रकृति से संख्याएं नहीं मिली हैं, जो मानव ने अपने आप अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम काज के लिए, अपने काम के लिए जो नंबर बना लिए, उनको नॉन नेचुरल नंबर बोलते हैं या अप्राकृत संख्याएं हैं। और इसमें प्राकृत संख्याएं ये नेचर से हमें डायरेक्टली मिली हुई हैं। हमें इनका कोई अभी तक कोई ये नहीं मिला कि किसी ने आविष्कार किया है या किसने किया हो या कैसे भी हो, ये हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिली हुई संख्याएं हैं, तो इसीलिए हमें प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इनके मुख्यतः अलग अलग चीजों पे बेसिस पे हमने अलग अलग भाग कर रखे हैं। जिससे सम संख्या हम दो के विभाज्यता के नियम के हिसाब से हम सम और विषम को हम दर्शाते हैं। और दूसरा जो हुआ भाज्य अभाज्य संख्याएं, तीसरा जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं, इसको असह अभाज्य भी बोलते हैं। तीसरा नंबर जो है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चौथा परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। पांचवा रामानुजन संख्या के बारे में भी जानेंगे इसी चैप्टर में। कि रामानुजन आप लोग सभी लोग जानते होंगे, रामानुजन भारत के बहुत विख्यात मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। उनके नाम से भी एक संख्या है। इसके पीछे कोई एक बहुत अच्छी कहानी भी है, आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगी। 1729 जो नंबर है रामानुजन संख्या, उसके बारे में क्या, इसके पीछे क्या कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग जरूर जानिएगा। हम फिर आते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। वैसे मतलब कि इसके सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कोई भी ऐसी संख्या है अगर उसकी इकाई अंक हम लिख देते हैं, इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याओं में से कोई भी अगर इकाई के अंक पे आ जाता है तो वो सम संख्या कहलाती है। इसको इकाई अंक यहां पे लिख लेते हैं। इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई मतलब संख्या जिसे हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ये रफ करके ले रहे हैं, रफ यहां पर हम लिख रहे हैं कोई भी संख्या 738 मान लीजिए लिख लिया, तो ये कौन सी संख्या है, ये हमारे लिए सम संख्या है, क्योंकि यहां पर 8 है। 8 जो मौजूद है, हमने बताया ना 8 इकाई अंक पे हो, 6 हो, 4 हो, 0 हो, 2 हो, तो वो संख्या इकाई अंक पे आ गई तो वो सम संख्या के रूप में आ जाएगी। अब विषम संख्या के बारे में क्या कहता है कि इकाई अंक पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी अगर इकाई अंक पे आ जाती है वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे हम उदाहरण के रूप में लिखते हैं यहां पर, ये सम संख्या है, सम संख्या। अब विषम के बारे में बात करते हैं। विषम मान लीजिए हमारे पास संख्या है 537। अब इसमें देखिए आप लोग 537 संख्या है, इसमें 7 जो है ये इकाई अंक है कि नहीं है, इकाई अंक सबसे लास्ट है, अंक के सबसे लास्ट। ये कोई भी संख्या हो सकती है। 5 मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, 7, 3, 4, 5, 9, कितनी बड़ी संख्या, हमें आखिरी का देखना है, पहले का देखना ही नहीं है। ये इकाई है, ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इकाई पे हमारे पर 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो हमने क्या बोला
9 7 5 3 1 कोई भी संख्या हो तो वो विषम संख्या की लिस्ट में आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। इसको भी हम विषम ही बोल देंगे। ये दोनों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इनमें क्या खेल है? भाज्य संख्याएं वो होती हैं संख्याएं जो एक और स्वयं से तो विभाजित हो ही जाएं, उसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे कि हम संख्या लेते हैं 6। मान लीजिए हमने 6 संख्या ली। अब ये किससे विभाजित हो रही है? हम यहां पे लिख लेते हैं इसके एक से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही? एक से विभाजित हो रही है, कामा। हम इसको 2 से देखते हैं। एक के बाद किससे देखते हैं? 2 से, नंबर वाइज 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 2 से विभाजित हो गई। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है? 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया। अब देखो 3 से विभाजित हो रही है। और कौन से? 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 से ऊपर हो गई। अब हम 4 से विभाजित नहीं हो रही है संख्या, 4 से नहीं कट रही है। अब हम जाएंगे 5 पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तो 6 से कम था, और 5 दूनी 10, 6 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये 5 से भी विभाजित नहीं हो रही है। अब हम किस पे आ जाएंगे? 5 के बाद कौन सा आता है नंबर? 6 नंबर आता है। तो 6 से देखेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, पहला पे ही आ गया, तो 6 से विभाजित हो रही है। तो हमने क्या बोला था? भाज्य संख्या वो होती है कि वो एक और स्वयं से तो विभाजित होगी ही। स्वयं कौन सी है? 6 संख्या, उससे विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित हो रही है। तो और उसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ऐसा नहीं है कि 2 संख्याएं जरूरी हैं। स्वयं से और 1 से विभाजित होने के बाद किसी एक से भी अगर विभाजित हो रही है तो भाज्य संख्या की सूची में आ जाएगी। जैसे कि 6 हुआ, हमने यहाँ पर 6 लिया था। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम और भी उदाहरण लेकर थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर 6 के अलावा हम संख्या लेंगे, मान लीजिए 8 ले लिए, 12 ले लिए। अब ये आप लोगों का होमवर्क होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि 8 किससे किससे विभाजित हो रही है। 1 और 8 से, 1 और 8 से अलावा कोई संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो अभाज्य की लिस्ट में आ जाएगी, अगर हो रही है तो भाज्य की लिस्ट में आ जाएगी। 8 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ और 18 हुआ। ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लो बहुत बड़ी संख्या लेनी है हमें, आप ले लीजिएगा 54, 54 ले लीजिएगा। ये सारी संख्याएं भाज्य की सूची में आएंगी। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि देखिए कि 8 किससे किससे विभाजित हो रही है, 12 किससे किससे हो रही है, 14 किससे किससे हो रही है, 18, 54, ऐसे और भी आप लोग लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं आप लोगों को मिलेंगी। और आप लोगों को बताएं कि जो सम संख्या है, ये सम संख्या, सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं की सूची में आ जाएंगी। आप कोई भी सम संख्या ले लो, आप कोई भी सम संख्या ले लो, 738 यही लिखे थे। और भी ये देखो सभी सम संख्या 8, 12, इन सब के अंत में, इकाई के अंत में 2 आ रहा है। 14 के अंत में 4 आ रहा है। मैंने बोला था 8 के अंत में इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, 18 के, 54 के 4 आ रहा है। तो ये जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी भाज्य संख्याएं हैं। इनके अलावा भी कुछ संख्याएं होंगी जो भाज्य की सूची में आ रही होंगी। जैसे कि वो सम संख्या नहीं होगी तो भी भाज्य होगी। जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए 9 लिखा मैंने। अब ये 9 लिखा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये संख्या तो विषम है, तो भी भाज्य है। हाँ भाज्य है, क्योंकि ये 3 से कट रही है। ध्यान दीजिए, 1 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, और ये 3 से विभाजित हो रही है। 3 त्रिका 9, तो 9 से तो 3 से विभाजित हो रही है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। मतलब विषम वाली संख्याएं कुछ तो इसमें आएंगी ही, पर सम वाली सारी संख्याएं भाज्य, संयुक्त, यौगिक में आ जाएंगी। तो भाज्य को हम और नामों से भी पुकारते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का नाम कुछ गांव में कुछ बोलते हैं, और शहर में उसका जो ऑफिशियल नाम होता है स्कूल में कुछ और बोला जाता है। इसी प्रकार से भाज्य को संयुक्त भी बोलते हैं और यौगिक संख्या भी बोलते हैं। संयुक्त भी बोलते हैं और यौगिक संख्या भी बोलते हैं। संयुक्त मतलब कि आपस में जुड़ाव, संयुक्त मतलब आपस में जोड़, यौगिक योग। ठीक है, तो एक प्रकार से यहां से नाम कुछ लिया गया होगा, भाज्य, संयुक्त, यौगिक। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या संयुक्त है। तो अगर आपको पता नहीं होगा संयुक्त का अर्थ क्या होता है तो आप वो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो पहले संयुक्त को भी जान लो और यौगिक को भी जान लो। ये सारी
भाज्य के ही नाम हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले भाग पे जो कि अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो सिंपल है, इसमें जो भाज्य हो रही है उसके अलावा अगर वो भाज्य किसी से विभाजित नहीं हो रही है तो अभाज्य संख्या की लिस्ट में आ जाएगी। जैसे कि हम किसी से विभाजित ना हो, एक और स्वयं को छोड़ करके अगर कोई और संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो वो भाज्य संख्या की सूची में आएगी। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लेते हैं 7। अब हम आप लोगों को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं कि सोचिए कि से जो 7 है वो 7 कौन किसी संख्या से विभाजित हो रही है। हम इसके आगे लिख देते हैं 7। 7 कौन सी संख्या से? 1 से विभाजित हो रही है। और 1 सत्ता 7, 1 सत्ते 7 और कामा लगा दिया। अब 7 को हम और दूसरी संख्या से 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 7 से बड़ा हो गया। अब ये 7 से विभाजित नहीं हो रही है, मतलब 2 से विभाजित नहीं हो रही है, सॉरी। अब 3 पे आते हैं, 3 दूनी 6, 3 तुक्का 9, 7 से बड़ी हो गई। 3 से भी नहीं हो रही है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से भी नहीं हो रही है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से भी नहीं हो रही है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से भी नहीं हो रही है। 7 एकम 7, 7 से विभाजित हो रही है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 7। 7 का पहाड़ा पढ़ने पर पहले ही नंबर पे आ जाता है 7। लेकिन हमने क्या बोला कि 1 और 7 के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा, स्वयं जो है ये स्वयं है, ये स्वयं संख्या है ना, तो स्वयं संख्या से विभाजित हो रही है और ये 1 से हो रही है। तो 1 से विभाजित हो रही है, स्वयं से हो रही है, लेकिन ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो ये अभाज्य संख्या की सूची में आ जाएगी। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम अभी होमवर्क कुछ देंगे जो आप लोग घर से करके लाएंगे। तो पहली बात तो आप लोग इनके लिखेंगे, इस तरह के बना करके लिखेंगे कौन कौन सी संख्या से 8, 12, 14, 18, 54 विभाजित हो रही है। 9 किन किन से विभाजित हो रही है। अभी इनका भी होमवर्क देंगे आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करके रखिएगा। 7 हुआ। अब ये संख्याएं कुछ और उदाहरण देता हूं जो आप लोगों को लिखना है, कि आप लोगों को कॉपी में अपने लिखना है कि ये अभाज्य किस रूप से हैं, कैसे अभाज्य हैं, उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। जैसे कि संख्या हमने ले लिया 11, 11 ले लिया। 11 को भी देखिए अभाज्य की ही लिस्ट में आएगी क्योंकि ये 1 और 11 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो वीडियो को इसी टाइम पे पॉज करके देखिए कि 11 किसी और संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 11 के बाद 23 ले लिया, मान लो 23 ले लिया, तो 23 जो संख्या है ये भी किसी और से विभाजित नहीं हो रही है। अगर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप करके देख लीजिए, और विश्वास एक बार में करना भी नहीं चाहिए। 23 और कौन सा ले लें? मान लीजिए हमने ले लिया 50 को छोड़िए, अभी ले लेते हैं 17 ले लिए, मान लीजिए 17 ले लिए, ये भी किसी और से नहीं हो रही है। 59 भी ले सकते हैं, 50 के ऊपर 59 ले सकते हैं, 59 ले लिए। तो ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है? ऋण संख्या है। ऋण कहते नहीं है, वो बहुत ऋण व्यक्ति है, मतलब बहुत अलग व्यक्ति है जो किसी से कटता ही नहीं। तो ऋण मतलब अभाज्य को हम और नामों से भी जानते हैं। अभाज्य हुआ, असंयुक्त हुआ, इसको संयुक्त के नाम से जानते थे, असंयुक्त मतलब एकदम नहीं, एक साथ नहीं, असंयुक्त। और ऋण, ऋण मतलब भी अलग होता है। तो इन सब का जो मीनिंग है, इन सब का जो अर्थ है, वो कहीं ना कहीं अभाज्य से के अर्थ से मेल खाता है। इसीलिए कुछ लोगों ने असंयुक्त बोला, कुछ लोगों ने ऋण बोला, कुछ लोगों ने अभाज्य बोला। ठीक है, अभाज्य से तो मतलब होता अभाज्य, अभाज्य मतलब भाज्य नहीं, भाज्य नहीं, किसी से विभाजित नहीं। एक और स्वयं को छोड़ दो, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं। एक और स्वयं से तो हर कोई संख्या विभाजित होती है, हर कोई भी रैंडम संख्या ले लीजिए आप, 7, 3, 4, 5, 9 ये संख्या ले लिए, हमें देखना ही है एक से तो विभाजित होगी। एक कम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 तिया 1 चौका 4, 1 पंचे 5, 1 छक्का 6, 1 सत्ते 7, ऐसे पढ़ते जाएंगे। कितनी भी बड़ी संख्या लीजिए, एक से विभाजित तो होगी ही होगी, और वो संख्या उस स्वयं संख्या से विभाजित होगी। जैसे 537 थे यहाँ पर, अब 537 से कम 537, तो एक और स्वयं को छोड़ करके हम इसको बनाते हैं, इनके भाग करते हैं, अभाज्य को और भाज्य को। अब आते हैं हम अगले नंबर पे। ये था हमारा पहला, ये था हमारा दूसरा, ये था हमारा तीसरा, ये था हमारा चौथा, ये था हमारा पांचवा, ये था हमारा छठा।
अब आते हैं जुड़वा अभाज्य पे। जुड़वा अभाज्य क्या होता है? अब इसमें जुड़वा आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जुड़वा मतलब जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा भाई जो एक साथ के हों, जिसको इंग्लिश में ट्विन भी कहते हैं, ट्विन हुए हैं, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य की बात करेंगे। अभाज्य से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या तो हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब लेकिन जुड़वा मतलब कि यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो जुड़वे में होंगी, दो संख्याओं का मेल होगा, एक साथ होगा, दो संख्याओं का मेल होगा। जैसे कि 3 है और 5 है, 5 है 7 है, 11 है 13 है, 17 है 19 है। इन दो संख्याओं के अंतर जो होंगे हमेशा 2 होंगे, 2 5 में से 7 घटाया 2 बचा, 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 7 में से 5 घटाया 2 बचा। इन दो संख्याओं के जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। 13 में से 11 घटा 2 आया, 17 में 19 में से 17 घटा तो क्या आया? 2 आया। तो जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी ये दोनों अभाज्य संख्याएं तो होंगी ही, जैसे 5 और 3 दोनों अभाज्य हैं, 5 7 अभाज्य हैं, 11 13 अभाज्य हैं, 17 19 अभाज्य हैं। लेकिन उसके साथ साथ में इन दोनों का जो अंतर होगा वो 2 होगा। मतलब कि पहली बात तो 2 लगातार की क्रमागत जो संख्याएं हैं, 2 लगातार क्रमागत संख्याएं, मान लो जी 17 18, ये तो कभी अभाज्य हो ही नहीं सकती। एक ना एक संख्या जो होगी वो भाज्य की सूची में आ जाएगी। तो इसीलिए बोला गया दो जो क्रमागत संख्याएं हैं वो कभी भी अभाज्य हो ही नहीं सकती कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो जाएं। एक तो भाज्य का होना तय है, क्योंकि हर एक संख्या को छोड़ करके सम संख्या आ जाती है और सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। अभी विभाज्यता के नियम जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि जो जितने सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हो ही जाती हैं। तो ये यहां पर जुड़वा अभाज्य वो संख्याएं होती हैं, आप सुन लीजिए परिभाषा। जुड़वा अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वो जुड़वा अभाज्य आ जाएगी। यहां पर एक संख्या की बात नहीं हो रही, यहां पर 2 संख्याएं एक साथ हैं, क्योंकि जुड़वा की बात हो रही है। अब यहां पर अगले भाग में आते हैं, ये तो जुड़वा हुआ। अब 3 नंबर में ही दूसरी को सह अभाज्य बोलते हैं, असह अभाज्य भी बोलते हैं। सह अभाज्य मतलब सहपाठी, सुना होगा आप लोग, सहपाठी एक साथ। देखो सह अभाज्य, सह अभाज्य, अभाज्य इसमें भी आया, ध्यान दीजिए। अभाज्य का मतलब एक बार बता चुका हूं तो बार बार समझने की जरूरत नहीं है। इसमें दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन इसमें 2 जो अंतर बताया था ना, ये होना जरूरी नहीं है। यहां पर तो 2 अंतर है, यहां पर तो 2 अंतर है, लेकिन यहां पर देखिए 11 में से 7 घटाया तो 4 बचा, 13 में से 19 घटाया तो 6 बचा। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि यहां पर 2 अंतर होना जरूरी नहीं है। और एक बात बता दें, जितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं सभी सह अभाज्य की सूची में आएंगी ही आएंगी। जैसे 3 और 5, हमने क्या बताया? हमने ये थोड़ी ना बताया कि 2 अंतर होगा तो सहअभाज्य नहीं होगी, बिल्कुल होगी, वो भी होगी और कोई भी संख्या होगी। मान लीजिए यहां पर ले ले, हमने ले लिया 11 ले लिया, 59 ले लिया। 59 59 जो है अभाज्य संख्या है, 59 अभाज्य संख्या है। इन दोनों का अंतर क्या बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं 9 में से 1 गवा 8 बचा, 5 में से 1 गवा 4 गढ़, तो 48 48 जो 48 संख्या है, ये मतलब 48 अंतर आ गया। ये भी असहभाज्य है या सहभाज्य है? ये भी सहअभाज्य संख्या है। इसमें हमें अंतर नहीं देखना है, बस ये देखना है कि ये जो 2 संख्याएं हैं ये अभाज्य होनी चाहिए। अगर 2 संख्याओं का जो पेयर है वो अभाज्य संख्या है तो वो मान लीजिए वो सहअभाज्य है और असहभाज्य है, उनको कोई भी बोलो। क्वेश्चन में आप जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है उस हिसाब से सोचिएगा कि असहभाज्य लिखा है या सहभाज्य लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब आते हैं संपूर्ण संख्या पे, चौथा नंबर जो है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या थोड़ी सी अलग है, ये संख्याएं बहुत कम मौजूद हैं हमारे नंबर सिस्टम में, हमारे संख्या पद्धति में। ये जो संपूर्ण संख्या है ये बहुत कम है।
कम अवेलेबल है। अब देखते हैं संपूर्ण संख्या क्या है। संपूर्ण संख्या को क्या करना है तुम्हें पता करने के लिए, अगर क्वेश्चन में आ गया कि ये संपूर्ण संख्या है या नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो 6 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, किन किन संख्याओं से कट जा रही है। मतलब 6 है, 6 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। हमने लिखा था ना यहाँ पर वही वाला सेम, एक से एक छक्का 6, 2 3 6। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा यहाँ पे, 6 जो है वो 1 से विभाजित हो रही है। विभाजित मतलब कट जा रही है, ठीक है। कट जाने को भी बोलते हैं, विभाजित होने को भी बोलते हैं, और बहुत नामों से भी इसको पुकारा जाता है। भाग हो जा रही है, तो 6 एक छक्का 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, ऐसे पढ़ेंगे ना बार बार। बहुत सारी संख्याओं का अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो संख्याएं हमारे दिमाग में घुस जाएंगी, हमारे दिमाग में पता चल जाएगा, हमें बार बार उसका निकालना नहीं पड़ेगा। तो जो 6 है इसके विभाजिता के लिख लिए कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो रही है, इनका योग करना है। योग मतलब जोड़ना है, योग। तो 1 2 3 6 इन दोनों को इन सबको जोड़ा जाएगा, 4 संख्याओं को जोड़ा जाएगा। 6 क्योंकि 1 से विभाजित हो रही, 2 से विभाजित हो रही, 3 से विभाजित हो रही, 6 से विभाजित हो रही, तो 1 दूनी 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, तो 12 आ गया यहाँ पर। लेकिन 12 तो आ गया, लेकिन ये है उनका योग जो हो वो स्वयं की संख्या से डबल हो, स्वयं की संख्या से डबल हो। तो डबल हो रहा है ना, 6 दूनी 12। अब ऐसे 28 का भी देख लेते हैं यहाँ पर। और एक बात बता दें, ये इतनी कम संख्याएं हैं कि 1 से अगर 100 तक देखा जाए तो केवल 6 है और 28 है। यही दोनों संपूर्ण संख्या हैं, और बाकी बची संपूर्ण संख्या नहीं है। मतलब 1 से 100 तक 98 संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्याएं नहीं हैं। 28 का लिख देते हैं, 28 का बताते हैं। 1 से कर रही है, थोड़ा लंबा है लेकिन लिख सकते हैं। 1 से कर रही है, 2 से भी कर रही है, 3 से नहीं कर रही है, 4 से कर रही है, ध्यान दीजिएगा, 4 से कर रही है, 5 से नहीं कर रही है, 6 से नहीं कर रही है, 7 से कर रही है, 7 चौक 28, 7 से कर रही है, 8 से नहीं कर रही है, 9 से नहीं कर रही है, 10 से नहीं कर रही है, 11 से, ऐसे देखना है। मन में मैं पढ़ ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं पढ़ा आ रहा है तो याद कर लो। 9 जैसे 9 का देख रहे हैं तो 9 का 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 28 आया ही नहीं बीच में। 9 फिर 10 10 दूनी 20, 10 3 30, 28 आया नहीं। 11 से देख लेते हैं। 11 11 22, 11 33 नहीं आया। 12 दूना 24, 12 33, 12 36 नहीं आया। 13 13 26, 13 39 नहीं आया। 14 दूना 28, 14 आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया, 14 दूना 28, 14 2 जा 28। और अब ध्यान दीजिएगा, जब 14 के बाद है ना, 14 के बाद आप कितनी भी संख्याएं ले लीजिए 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, आधा जैसे पूरा हो गया। 14 तक आधा है। अब इसके बाद की संख्या जो स्वयं संख्या है 28, वही से विभाजित होगी और बीच में कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। आप ये देख लीजिएगा, कोई भी संख्या है अगर वो केवल 28 की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 से तो विभाजित होगी और सीधे 28 से विभाजित होगी, और बीच में जो संख्याएं हैं इनसे तो विभाजित होगी। लेकिन जो 14 मतलब आधे के बाद से संख्याएं हैं, आधे के बाद से कोई भी संख्या से नहीं विभाजित होगी, केवल 28 से विभाजित होगी। इन सबका जोड़ देखिए कितना होता है। हमें देखने की जरूरत नहीं है 15 16 17 18 19 20, इससे देखने की जरूरत नहीं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर आधे तक आपने उसको देख लिया, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं, वो विभाजित होगी ही नहीं। अब देखो 1 2 1 3, अच्छा इनका जोड़ कितना आना चाहिए? अगर ये संपूर्ण संख्या है तो इनका जोड़ कितना आना चाहिए? 28 दूना 56 आना चाहिए। देखते हैं 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 दूना 28, 28 56 देख लीजिएगा आप लोग जोड़ करके। आप लोग अगर ना समझ में आया करो तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लिया करो और बाहर से दोबारा अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखा करो। मेरे सॉल्व करने से पहले 56 आ गया। देखो 28 दूना 56 दुगुना हो गई। तो हमने क्या बताया था, संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिनका जो संख्याएं
विभाजित कर रही हैं उस संख्या को, जो जो संख्याएं उस स्वयं की संख्या को विभाजित कर रही हैं, उनका योग अगर स्वयं की संख्या से दोगुना है, स्वयं की संख्या से यहाँ पर दोगुना था, यहाँ पर भी दोगुना है, तो वो संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या है। अब आते हैं परिमेय संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के फॉर्म में होती है। बटा वाली संख्या आप जान लीजिए, बटा वाला बहुत बटा वाला, भिन्न का बटा, भिन्न, जो भिन्न वाली सब संख्याएं हैं आपने पढ़ा होगा, ये अंश होता है, हर होता है, तो ये बटा वाली संख्या है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हाँ यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब देखो ये इक्वल का साइन था, ये वाला इक्वल का साइन होता है, अगर हमने इसमें क्रॉस लगा दिया तो मतलब बराबर नहीं है। जैसे हम 4 और 5 आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हुई? 4 5, तो हम इक्वल का साइन तो लगा नहीं सकते, अब हम नॉट इक्वल का लगाएंगे, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। 4 5 बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल, बीच में क्रॉस लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इसको नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे, ठीक है। तो q जो नीचे हर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या तभी होगी जब p बटा q के फॉर्म में लिखा जाए लेकिन q 0 ना हो, कोई और संख्या हो। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन अब देखो तुम लोग कह रहे हो ये 0 है, लेकिन 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इधर जो लिख रहा हूँ ये रफ कार्य है, तो 0 को हम 0 बटा 2 लिखें, 0 बटा 1 लिखें, 0 बटा 5 लिखें, कोई भी लिखें, हर में कुछ भी लिखें। 0 को कोई भी संख्या से भाग देने पर हमें 0 मिलता है। समझ में आया? अगर आप लोगों को मन होगा कि हम 0 बटा 0 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बाद में आप लोग पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ये गलत तरीका है, मतलब ये अनडिफाइंड है, ये कुछ भी नहीं आता, अनडिफाइंड, इसको डिफाइन की ही नहीं किया गया, इसको हमें पता ही नहीं क्या होगा। ये 0 बटा 0 कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है, ये इसका दिमाग में मत लाना अभी। 0 बटा 2, 0 बटा 1, 0 बटा 5, कोई भी हर में कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को 0 से अगर विभाजित करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब देखो परिमेय संख्या हो गया ये रूट चार जो है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको अपान 1 लिख सकते हैं, तो 1 q की जगह पे 1 हो गया, p बराबर √4 हो गया। समझ में आया? तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, हम लिखना भूल गए यहाँ पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब रामानुजन संख्या की बात करते हैं। रामानुजन संख्या, हमने शुरू में क्या बताया था कि रामानुजन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे भारत के, और इस रामानुजन संख्या के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो आप लोग नेट पे सर्च करिएगा जरूर मिलेगी। 1729 नंबर रामानुजन संख्या क्यों है इसके बारे में जरूर मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1729 रामानुजन संख्या क्या होती है? रामानुजन संख्या जो है वो किसी 2 फॉर्म में लिखी जा सकती है, 2 फॉर्म में, मतलब 2 तरीकों से लिखी जाती है, लेकिन उनके संख्याओं का क्यूब होता है। उन 2 संख्याओं का क्यूब, 2 संख्याओं का जो क्यूब होता है, अलग अलग क्यूब का योग जो होता है वो 1729 होना चाहिए, वो 1729 होता है। ये 1729, ये भी 1729 आएगा, ठीक है। 1729 के अलावा आप कोई भी संख्या ढूंढिए, मन लगाइए, पूरा कैलकुलेशन करिए, इस संख्या के अलावा कोई और संख्या तुम्हें नहीं मिलेगी जो 2 फॉर्म में, एक पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, इन 2 फॉर्म के अलावा, इन 2 फॉर्म के अलावा एक क्यूब के योग में, क्यूब के रूप में दिख सके। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो क्यूब के योग में दिख सके। ठीक, समझ में आ गया? 1729। अब हमारा तो काम हो गया, अब आ जाते हैं अप्रकृत संख्या के बारे में। इसके बारे में ज्यादा तो आप लोगों को अभी नहीं जानना है, क्योंकि हम कक्षा 8 तक ही अभी अपने सिलेबस को सीमित करके रखे हैं, तो थोड़ा बहुत चीजें हमें अभी एडजस्ट करनी पड़ जाएंगी। तो
अप्रकृत संख्या क्या होती है? नॉन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया था नेचुरल नंबर, जो नहीं नेचुरल नंबर है, नॉन, नॉन मतलब नहीं, नेचुरल नंबर नहीं। जैसे नकारात्मक संख्या, नकारात्मक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या है? हम नेचुरल नंबर बताना भूल गए आप लोगों को क्या? देखो, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनफाइनाइट तक चली जाएगी, ये है नेचुरल नंबर। और अननेचुरल नंबर क्या है? माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। ऐसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, ठीक है। तो इधर से और भी बहुत संख्या है माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या है? नॉन नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर की खोज प्रकृति ने नहीं की है, नेगेटिव नंबर की खोज मानव ने की है। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें नेगेटिव की बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमसे 5 रुपए उधार लेकर चला गया, तो वो -5 है हमारे पास, -5 है हमारे पास नहीं है, वो किसी और ने ले लिया, तो वो अप्रकृत संख्याएं हैं। नेचर ने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ये सब संख्याएं दी हैं। लेकिन अप्रकृत संख्याएं -5, -4, -5 के पीछे भी है, -6, -7, -8, -4, -3, -2, -1, 0। 0 संख्या की खोज तो आप लोग जानते हैं, शून्य की संख्या की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट, वो तो भारत के बहुत बड़े ऋषि थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो शून्य है और जो नकारात्मक संख्याएं हैं, नकारात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, -5, इसके पहले भी माइनस इनफाइनाइट, -5, -4, -3, -2, -1, बस यहाँ तक, ठीक है। तो ये नकारात्मक संख्या है। जो नकारात्मक संख्या है और जो शून्य है, ये अप्राकृत संख्याएं हैं। अप्राकृत संख्या मतलब कि ये हमें प्रकृति के द्वारा नहीं मिली हुई हैं, ये मानव ने बनाई हुई संख्याएं हैं, ठीक है। बस अब आज के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप लोग नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए। जैसे कि अपना अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अभी मेरा नोट्स मैं लिखा हूँ, आप अपने पास बना लेंगे, आप कोने में कुछ लिख देंगे, वहाँ कुछ लिख देंगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रहेगा। अब ये तो मेरा नोट्स है, मैंने क्या बोला वो आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का होमवर्क क्या था? ये था इन सब का संख्याओं का भी लिखना, और अभाज्य संख्याएं, कम से कम 10 अभाज्य संख्याएं अपने आप ढूंढ करके लिखनी है। इन संख्याओं के अलावा, इन संख्याओं के अलावा अभाज्य संख्या ढूंढ के लिखनी है, भाज्य संख्या लिखनी है। ऐसे 10 संख्याएं आप लोगों को सभी एग्जाम्पल से लिखनी है। इन सभी, इन जो हमने उदाहरण दिए हैं, इनको छोड़ करके 10 संख्याएं लेनी है, आप लोगों को लिखनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। और पढ़ाई के साथ ईमानदारी बना करके रखिए।